हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने वीडियो में हम पढ़ेंगे उष्मांक एवं आर्द्रता, ऊष्मा की इकाई, विशिष्ट ऊष्माधारकता और ऊष्मा का लेन देन। तो पहले हम शुरुआत करते हैं उष्मांक एवं आर्द्रता से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% पृष्ठभाग पानी से घिरा हुआ है तथा पानी का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, जिसका संघनन होकर वर्षा होती है। हवा में पानी की वाष्प के कारण हवा में निर्मित होने वाले गीलेपन तथा नमी को आर्द्रता कहते हैं। दिए गए तापमान पर दिए गए हवा के आयतन में एक महत्तम सीमा तक वाष्प समाविष्ट होती है। इस सीमा की अपेक्षा अधिक वाष्प होने पर उस अतिरिक्त वाष्प का रूपांतरण पानी में हो जाता है। हवा में जब पानी की महत्तम वाष्प समाविष्ट होती है तब वह हवा उस विशिष्ट तापमान पर वाष्प से संतृप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। आपने वर्षा के मौसम में यह महसूस किया होगा कि कपड़े सूखने में समय अधिक लगता है तथा कभी कभी दीवारों पर सीलन होती है। हर वस्तु में नमी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्षा के मौसम में तापमान कुछ कम हो जाता है तथा हवा में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। हवा संतृप्त होने के लिए वाष्प की मात्रा तापमान पर निर्भर होती है। यदि तापमान कम है तो हवा संतृप्त होने के लिए कम वाष्प की आवश्यकता होती है तथा यदि तापमान अधिक है तो हवा को संतृप्त होने के लिए अधिक वाष्प की आवश्यकता होती है। हवा में समाविष्ट वाष्प की महत्तम सीमा की अपेक्षा हवा में कम वाष्प समाविष्ट हो तो वह हवा असंतृप्त हवा कहलाती है। एक विशिष्ट तापमान की असंतृप्त हवा को लेकर उसका तापमान अगर कम करते गए तो तापमान कम होते समय जिस तापमान पर हवा वाष्प से संतृप्त होती है उस तापमान को उष्मांक कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी वातानुकूलित कमरे में कोई पानी का ग्लास भरकर रखा हुआ है तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पानी के ग्लास की सतह के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें वहाँ पर जमा हो गई हैं। हवा में पानी की वाष्प की मात्रा का मापन निरपेक्ष आर्द्रता इस राशि की सहायता से किया जाता है। इकाई आयतन के हवा में उपस्थित पानी के वाष्प के द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सामान्यतः निरपेक्ष आर्द्रता को किलोग्राम प्रति घन मीटर में मापते हैं। हवा के निश्चित आयतन में तथा तापमान पर प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान और हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को हम नीचे दिए गए सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे सूत्र दिया है, प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता बराबर दिए गए आयतन में प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान बटे दिए गए आयतन की हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प का द्रव्यमान गुणे 100। अब दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता निकालना है इसीलिए हमने सूत्र में 100 से गुणा किया है। ऊपर दिया गया है दिए गए आयतन में प्रत्यक्ष समाविष्ट वाष्प का द्रव्यमान, अर्थात जिस दिए गए आयतन का हमें आर्द्रता ज्ञात करना है उसमें फिलहाल वाष्प का द्रव्यमान कितना है। और नीचे लिखा गया है दिए गए आयतन की हवा संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प का द्रव्यमान, अर्थात दिए गए आयतन को संतृप्त करने के लिए और कितने वाष्प की आवश्यकता है उसका द्रव्यमान। दोस्तों, जब आर्द्रता 100% होती है तभी जल वाष्प का संघनन होता है और हमें ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। सापेक्ष आर्द्रता जब 60% से अधिक होती है तो हवा नम महसूस होती है तथा सापेक्ष आर्द्रता अगर 60% से कम होती है तो हवा शुष्क अर्थात सूखी हुई प्रतीत होती है। सर्दियों के मौसम में खुले आकाश में ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज के पीछे श्वेत पट्टे का निर्माण आपने देखा होगा। हवाई जहाज उड़ते समय इंजन से निकलने वाली भाप का संघनन होकर ये श्वेत बादल तैयार होते हैं। जब आसमान के वायुमंडल में हवा की सापेक्ष आर्द्रता अधिक होगी तो श्वेत पट्टा दूर तक लंबा दिखाई देता है और उसे नष्ट होने के लिए अधिक समय लगता है। लेकिन जब सापेक्ष आर्द्रता कम होती है तो छोटा श्वेत पट्टा हमें दिखाई नहीं देता। कभी कभी वह तैयार भी नहीं होता है। क्यों तैयार नहीं होता है?
क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता कम होती है। आओ करके देखें, मैं आपको प्रश्न दिए गए हैं। ठंडे पानी की बोतल प्रशीतक से निकालकर टेबल पर रखिए और कुछ समय तक बोतल की बाहरी सतह का निरीक्षण कीजिए। दूसरा दिया है, सर्दियों में प्रातःकाल घास पौधों की पत्तियों का निरीक्षण कीजिए, गाड़ी की कांच का निरीक्षण कीजिए। ठंडे पानी की बोतल प्रशीतक से निकालकर टेबल पर रखेंगे तो बोतल की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जमा हुई दिखाई देती हैं। ठीक इसी प्रकार प्रातःकाल घास पौधों की पत्तियां अथवा गाड़ी के कांच पर पानी की बूंदें जमा होती हुई दिखाई देती हैं। हम जानते हैं कि भाप ठंडी होने पर पानी के रूप में बदल जाती है। यही कारण है कि जब बोतल में ठंडा पानी भरते हैं तो उसके बाहरी सतह पर हवा में उपस्थित वाष्प कण संघनित होकर जल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार बोतल का बाहरी हिस्सा गीला हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रातःकाल जब जलवायु ठंडी होती है या फिर जब मौसम ठंडा होता है तो हवा में उपस्थित जो जल वाष्प होते हैं वो संघनित होकर पत्तों पर और गाड़ी के कांच पर गिरते हैं और हमें पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा ऊष्मा की इकाई। एसआई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई किलो कैलोरी और जूल होती है। सीजीएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप सोचेंगे कि क्यों तापमान को 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम लोग मापन करते हैं। इसका कारण यह है कि यदि हम लोग किसी और तापमान पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे 1 किलो कैलोरी ऊर्जा नहीं लगेगी। यो उसकी ऊर्जा की मात्रा 1 किलो कैलोरी से कम या अधिक हो सकती है। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने की कोशिश करते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए हमें 1 किलो कैलोरी से अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल या ऊष्मा का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम 15.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर तापमान बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए 1 किलो कैलोरी से कुछ कम ऊर्जा की आवश्यकता या फिर कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। और क्योंकि हमको मापन करना है प्रति किलो कैलोरी, इसीलिए हम लोग 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस तक का ही मापन करते हैं। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। पैमाने पर ऊष्मा का मापन करने के लिए किलो कैलोरी इकाई का उपयोग करते हैं। 1 किलो कैलोरी बराबर 10⁻³ कैलोरी अर्थात 1000 कैलोरी। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा विशिष्ट ऊष्मा धारकता। इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसे और अच्छे समझने के लिए हम एक प्रयोग देखते हैं। इस प्रयोग में हमें सामग्री जो लगने वाली है, मोम की मोटी परत का ट्रे, लोहा, तांबा, सीसा, इनके समान द्रव्यमान के ठोस गोले, बर्नर अथवा स्पिरिट का लैंप और एक बड़ा सा बीकर। सबसे पहले हमें इन तीनों ही गोलों को एक उबलते हुए पानी के बीकर में डालना है। कुछ समय बाद उबलते हुए पानी से तीनों गोलों को बाहर निकालेंगे। तीनों गोलों का तापमान उबलते पानी के तापमान के बराबर हो गया अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस होगा। उन्हें तुरंत हम मोम की मोटी परत पर रख देते हैं। प्रत्येक गोला मोम में कितने नीचे तक धंस गया यह हमको ध्यान देना है। जिस गोले ने अधिक ऊष्मा को अवशोषित किया
वह गोला मोम को अधिक ऊष्मा देकर मोम अधिक मात्रा में पिघलाएगा और गोला अधिक गहराई तक जाएगा। इस विधि में लोहे का गोला मोम में सबसे अधिक गहराई तक जाता है, तांबे का गोला कुछ ऊपर रह जाता है और कांच का गोला, शीशे का जो गोला है वो बहुत ही कम गहराई तक जाता है। इस आधार पर स्पष्ट दिखाई देता है कि तापमान समान मात्रा में बढ़ने पर भी प्रत्येक गोले की अवशोषित ऊष्मा भिन्न है, अर्थात ऊष्मा को अवशोषित करने का गुणधर्म प्रत्येक गोले का भिन्न है। यहाँ पर सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने का गुणधर्म किसमें है? लोहे के गोले में है। और सबसे कम ऊष्मा को अवशोषित करने का गुणधर्म किसके अंदर है? शीशे के गोले में है। हमने देखा कि प्रत्येक गोले का ऊष्मा को अवशोषित करने की कैपेसिटी या क्षमता अलग अलग है। इस गुणधर्म को ही विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर C द्वारा दर्शाते हैं। SI मापन प्रणाली में विशिष्ट ऊष्माधारिता की इकाई जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है और सीजीएस प्रणाली में कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अब यदि हमें किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा या किसी पदार्थ द्वारा खोई हुई ऊष्मा ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम दिए गए सूत्र का प्रयोग करेंगे। माना किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता C है तथा पदार्थ का द्रव्यमान m है, तो पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा बराबर हो जाएगा m गुणे C गुणे डेल्टा T। डेल्टा T बराबर यहाँ पे क्या है? पदार्थ द्वारा तापमान में की गई वृद्धि। अब यदि पदार्थ ऊष्मा खो रही है तो हम क्या लिखेंगे? पदार्थ द्वारा खोई हुई ऊष्मा बराबर m गुणे C गुणे डेल्टा T। यहाँ पे डेल्टा T बराबर हो जाएगा तापमान में कमी। अगला टॉपिक है हमारा ऊष्मा का लेन देन। ठंडी या गर्म वस्तु में ऊष्मा के लेन देन से गर्म वस्तु का तापमान कम होता है और ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। तापमानों का यह लेन देन तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया में गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा दी जाती है और ठंडी वस्तु द्वारा ऊष्मा ग्रहण की जाती है। दोनों वस्तुएं केवल एक दूसरे से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकती हैं। ऐसा करने के लिए इस प्रणाली को वायुमंडल से अलग करके रखना पड़ता है, अर्थात इस प्रणाली को हम लोग ऊष्मारोधक पेटी में रखते हैं। इससे यह होता है कि बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आती है और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जाती है। तब यहाँ पर केवल वो दोनों वस्तुएं ही जो कि पेटी के अंदर रखी गई हैं, सिर्फ वही आपस में ऊष्मा का लेन देन या आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो सिद्धांत प्राप्त होता है वो इस प्रकार से है। गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा। इस तत्व को ऊष्मा विनिमय का तत्व या सिद्धांत कहते हैं। आगे है विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन मिश्रण पद्धति से करते हैं। इसका मापन करने के लिए कैलोरी मापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर गर्म किया हुआ ठोस पदार्थ कैलोरी मापी के पानी में डालने पर ठोस पदार्थ की कुछ ऊष्मा पानी में तो कुछ ऊष्मा कैलोरी मापी में स्थानांतरित होने लगती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ठोस पदार्थ कैलोरी मापी व पानी का तापमान समान नहीं हो जाता है। यहाँ हमें जो सूत्र प्राप्त होता है वह इस प्रकार है। गर्म ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा धन कैलोरी मापी में स्थित पानी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा। यहाँ पर गर्म ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा को हम Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा बराबर हो जाएगा Q2 तथा कैलोरी मापी में स्थित पानी ने ग्रहण की गई ऊष्मा बराबर हो जाएगा Q1। इसलिए Q बराबर मिलेगा हमें Q2 प्लस Q1। अब यहाँ पर देखिए ठोस पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा क्या है? Q। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर
ठोस पदार्थ का द्रव्यमान गुणे ठोस पदार्थ की ऊष्माधारिता गुणे तापमान में कमी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, M गुणे C गुणे डेल्टा T। यहाँ पर जो डेल्टा T है वो पदार्थ के तापमान में कमी के लिए रखा गया है। उसी प्रकार पानी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा बराबर क्या है, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, पानी का द्रव्यमान गुणे पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे पानी के तापमान में वृद्धि। तो Q1 बराबर हो जाएगा M गुणे C गुणे डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा T पानी के तापमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार कैलोरी मापी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा अर्थात क्या हो जाएगा, Q2। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, कैलोरी मापी का द्रव्यमान गुणे कैलोरी मापी के द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता। द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता मतलब क्या, कि जिस द्रव्य से यह कैलोरी मापी बना हुआ है उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता, फिर क्या है, गुणे तापमान में वृद्धि। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर Q2 बराबर M गुणे C गुणे डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा T क्या शो कर रहा है, कैलोरी मापी के तापमान में वृद्धि। आइए अपने किताब में कुछ हल किए गए उदाहरण देखते हैं शाब्दिक प्रश्नों के। पहला प्रश्न है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी। यहाँ पर पानी का द्रव्यमान 5 किलोग्राम दिया है, यानी M बराबर 5 किलोग्राम, और पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता C बराबर दिया है 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और तापमान में परिवर्तन अर्थात डेल्टा T बराबर दिया है 100 ऋण 20 बराबर 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 100 क्या है, यह T2 है, और 20 यह T1 है। डेल्टा T निकालने के लिए हम T2 माइनस T1 कर सकते हैं। पानी का तापमान बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा यानी Q बराबर हो जाएगा पानी का द्रव्यमान गुणे पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे पानी के तापमान में परिवर्तन। तो द्रव्यमान M विशिष्ट ऊष्माधारिता C तापमान में परिवर्तन डेल्टा T। M बराबर कितना है, 5, C बराबर है 1 और डेल्टा T बराबर है 80। तो 5 गुणे 1 गुणे 80 बराबर कितना हो जाएगा, 400 किलो कैलोरी। उत्तर में लिखेंगे तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा बराबर 400 किलो कैलोरी। दूसरा प्रश्न है, 100 ग्राम द्रव्यमान के तांबे के गोले को 100 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा देकर 195 ग्राम द्रव्यमान और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के कैलोरी मापी के पानी में छोड़ दिया। कैलोरी मापी का द्रव्यमान 50 ग्राम हो तो मिश्रण का अधिक से अधिक तापमान कितना होगा। और यहाँ पर हमें तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता दी गई है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न को हम एक बार और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 100 ग्राम द्रव्यमान वाले तांबे के गोले को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया, जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी है, 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इस गोले को कैलोरी मापी के पानी में डालते हैं, जहाँ पानी का द्रव्यमान है 195 ग्राम तथा उसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, और कैलोरी मापी का यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया है, 50 ग्राम। क्योंकि कैलोरी मापी पानी के अंदर ही रखा हुआ है, इसलिए उसका भी तापमान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। जब गर्म गोले को पानी के अंदर डालते हैं तब गोले का तापमान कम होने लगता है और पानी तथा कैलोरी मापी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। अब माना कि अंत में पूरे सिस्टम का यहाँ पर तापमान कितना हो गया है, T डिग्री सेल्सियस। अब हम यहाँ पर निकालेंगे तांबे के गोले द्वारा दी गई ऊष्मा अर्थात Q का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गोले के द्रव्यमान गुणे गोले की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे तापमान में कमी। अब गोले का द्रव्यमान यहाँ पर कितना है, 100 ग्राम, और गोले की ऊष्माधारिता कितना है, 0.1, और तापमान में कमी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 में से अंतिम तापमान जो T है उसे घटाएंगे। उसी प्रकार पानी को प्राप्त हुई ऊष्मा का मान निकालने के लिए अर्थात Q1 का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे पानी का द्रव्यमान गुणे
पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे तापमान में वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर पानी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो पानी का द्रव्यमान कितना है 195 और पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 होती है। और तापमान में वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे T-20 यानी T-20, क्योंकि यहाँ पर तापमान जो है अंतिम तापमान जो है वह ज़्यादा होगा। इसी प्रकार कैलोरी मापी को प्राप्त ऊष्मा ज्ञात करने के लिए अर्थात Q2 का मान याद करने के लिए हम लिखेंगे कैलोरी मापी का द्रव्यमान गुणे कैलोरी मापी के द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे तापमान में वृद्धि। अब कैलोरी मापी का द्रव्यमान कितना दिया है हमको 50 ग्राम और कैलोरी मापी के द्रव्य की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी है 0.1 और तापमान में वृद्धि के लिए हम लिखेंगे T-20, क्योंकि यहाँ पर भी जो अंतिम तापमान है वह पहले तापमान से अधिक होगा। अब पूरे सिस्टम का तापमान अर्थात Q ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे Q2 प्लस Q1 या फिर हम Q1 प्लस Q2 भी लिख सकते हैं। अब सभी के मान को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं। Q के नीचे हम Q का मान लिखेंगे, Q1 के नीचे Q1 का मान और Q2 के नीचे Q2 का मान लिखेंगे। अब क्योंकि 100 का गुणा 0.1 में करने पर कितना मिलेगा हमें 10, क्या लिखेंगे हम 10 गुणे 100 ऋण T। उसी प्रकार 195 का गुणा 1 में करने पे हमें 195 ही मिलेगा और 195 गुणे T-20 लिखेंगे और 50 का गुणा 0.1 में करने पे हमें क्या मिलेगा 5 और 5 गुणे T-20 कितना मिलेगा 5 गुणे T-20। बाएं पक्ष में 10 का गुणा 100 में करने पे मिलता है हमें 1000 और 10 का गुणा T में करने पे मिलता है हमें 10T। बाएं पक्ष में 195 T-20 में 5 T-20 हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलता है 200 T-20। अब 200 का T-20 में गुणा करने पे हमें कितना मिलेगा 200 T-4000। अब 10T को हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लेके आएंगे तो यह धनात्मक हो जाएगा तथा ऋण 4 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यह धनात्मक हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें 1000 धन 4000 बराबर 200T धन 10T। अब आगे क्या मिलेगा हमें 5000 बराबर 210T, इसलिए T बराबर हो जाएगा 5000 बटे 210। अंश और हर दोनों में 5 से भाग देने पे हमें मिलता है 1000 बटे 42। कैसे 5 से 5000 में भाग देने पे मिलता है हमें 1000 और 5 से 210 में हम इस प्रकार करेंगे 5 चौक के 20 तो यहाँ पे कितना बचा 1 5 दूनी 10। T बराबर मिल गया हमें 1000 बटे 42। अब यहाँ पर हम 2 से भाग देते हैं 2 पचे 10 और 2 दूनी 4 2 एकम 2 तो T बराबर मिल गया हमें 500 बटे 21। अब 21 से हम 500 में भाग देंगे 21 दूनी कितना होता है 42 तो यहाँ पे 42 कट जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर 8 तो कितना हो गया ये 80। 21 तियाँ 63 कट गया यहाँ पर कितना बचा यहाँ पर 17 बच गया। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे फिर 170 हो गया वो। अब 21 से 8 बार में यहाँ पे हम भाग देते हैं 21 अट्ठे कितना हो जाएगा 168 तो T बराबर कितना मिल गया है हमें 23.8 डिग्री सेल्सियस। उत्तर में क्या लिखेंगे हम मिश्रण का अंतिम तापमान कितना होगा 23.8 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।